आपने सही कहा। शायद उसी संदर्भ के अंदर मैंने बहुत आदर के साथ महामहिम का नाम लिया था। मैंने आपको बताऊं, बहुत आदर के साथ कि वो एक स्त्री हैं तो शायद स्त्रियों के दर्द को पहचाने और शायद उसको संज्ञान में लेकर कुछ बात कहें, और बहुत आदर के साथ। तो मैं आता हूं दिलीप साहब आपके पास, और मैं शुक्रिया अदा भी करना चाहूंगा। एक हमारे दर्शक हैं राजीव शर्मा जी, जो सुपर स्टिकर को यूज करके कुछ आर्थिक सहायता भी भेज रहे हैं। मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप भी सुपर स्टिकर खरीद के कुछ हमारी आर्थिक मदद करें, क्योंकि हम अपने चैनल सिर्फ एक पैशन के लिए चला रहे हैं, एक मकसद के लिए, एक उद्देश्य के लिए, ताकि एक साफ सुथरा जो एक सूचना का तंत्र है वो आप तक पहुंच सके, आप तक सही जानकारियां पहुंच सके। और वही जानकारी को पहुंचाना आज की डेट में शायद बहुत ज्यादा जोखिम भरा होता जा रहा है। आपकी मदद की, आपकी सहायता की हमें जरूरत होती है, और आपका हम आभार भी व्यक्त करते हैं। आप सबका आपकी ओर से और अपेक्षित है हमें, इस बात की हम कामना करते हैं। दिलीप भाई, राजनीति का माफियाकरण हुआ है, मैं आपको बताऊं, और ये पहले से चला आ रहा है, कुछ नया नहीं है। अब इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। बात 2-3 साल पहले की, उसके बाद मैंने काफी प्रोग्राम किए, जब एक प्लेटर के ऊपर इस सरकार ने पहली बार 75 वर्षों में गोल्ड के ऊपर ड्यूटी 18.5% कर दी थी इंपोर्ट की, जो हमेशा 2-3-4% होती थी। तो तब मैंने कहा था, और कई प्रोग्राम मैंने किए, एक तो अभी रिसेंटली किया है, कि सरकार ने अंडरवर्ल्ड और माफिया का एक ऐसा तंत्र भारत में जागृत कर दिया जो इतिहास में कभी नहीं था। हमारे पास एक त्रिकोण है। त्रिकोण है गोल्ड, हवाला करेंसी और ड्रग्स। अगर इनमें से एक कोण भी एक्टिवेटेड हो जाता है, गोल्ड एक्टिवेट हुआ स्मगलिंग के लिए, तो समझो हवाला करेंसी भी एक्टिवेट हो गई। हवाला करेंसी एक्टिवेट हुई तो ड्रग्स एक्टिवेट हो गया, और इन तीनों के सेंटर में हथियार आते हैं, वेपन्स। ऐसा प्लेटर के ऊपर तोहफा इसी सरकार ने दिया है 75 वर्षों में, आज तक कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा गैप आना 18.5% का, सरकार की कीमत में, भारत की कीमत में और दुबई की कीमत में। मतलब ये कहा जा रहा है कि आइए मजे कीजिए, जितना अपराधीकरण करना है, जितना माफियाकरण करना है कर लीजिए, मैं आपको प्लेट पर सजा कर देता हूं, ये आपके लिए ऑफर है, जितनी स्मगलिंग करनी कर लो। और ये 3 जब माफिया एक्टिवेट हुए, और उसके साथ में छोटे छोटे जुड़े हुए सैकड़ों माफिया हर शहर में एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि ये चेन है पूरी, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से सूरत, बंबई से सूरत, बंबई से इंदौर, बंबई से मद्रास, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं। छोटे अपराध, बड़े अपराध एक्टिवेट होते हैं। और ये अपराध किसको प्रश्रय देते हैं? ये प्रश्रय देते हैं राजनीति को, उस राजनीति को जिसका चेहरा ब्रजभूषण है। इसलिए मैंने ये त्रिकोण आपके सामने रखा। तो ब्रजभूषण एक चेहरा मात्र है, लेकिन उसके पीछे, पर्दे के पीछे, ये जो अंडरवर्ल्ड और माफियाकरण हुआ है भारत की राजनीति का, इसके संकेत खतरनाक है। दिलीप भाई, आप तो बहुत गंभीरता से इन विषयों के ऊपर सोचते हैं। मैं आपकी ऑब्जर्वेशन और टिप्पणी सुनना चाहूंगा, और दर्शक भी बेताब होंगे आपको सुनने के लिए। दिलीप भाई। नहीं, गंभीर मामला है। हम मजाक में कहा करते थे कि पहले पॉलिटिशियंस को हेल्प करने के लिए गुंडे का, माफिया का इस्तेमाल होता था। फिर उन्होंने देखा कि ये तो हमारे बलबूते पर जीते हैं, तो फिर वो खुद आ गए और खुद ही नेता बन गए। वो वैसे मजाक है, कटाक्ष है, और वो रियलिटी भी है, वही वास्तविकता हम देख रहे हैं। पहले भी था, अभी भी है। फर्क ये हो गया कि एक जमाने में वो हेल्प करते थे, अब वो खुद नेता बनने लगे। इससे आगे बात अब ये बड़ी है कि इस मामले में अब शर्म नहीं रही। एक जमाना था कि अगर आपके पार्टी में कोई बाहुबली है तो उसकी थोड़ी सी शर्म महसूस होती थी, और उसको इतना प्रोमिनेंस दिया नहीं जाता था। या तो मुझे तो याद है अखबार में 1 या 2 रिपोर्ट भी आ गई तो बहुत जो बड़े नेता है उनको वो घबरा जाते थे और कोशिश करते थे कि भी ये हम उनको महत्व नहीं देते। इस तरह की स्टेटमेंट वगैरह आते थे कि ये लोग हमारी पार्टी में है लेकिन हम उनको महत्व नहीं देते। आज तो ऐसे कोई स्टेटमेंट देने की भी परवाह नहीं करता, हमारे पार्टी में है तो है, आपको जो लिखना है, जितनी क्रिटिसिज्म करना है वो कर लीजिए, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, और इसकी वजह है सिर्फ राजनीति में उसका फायदा हुआ ये नहीं है, बहुत सारे इश्यू इसमें मिल गए, जैसे आपने भी इंट्रो में कहा, बाकी किसने भी कहा। इसमें कहीं धर्म का मामला, कहीं जाति का मामला, कहीं जो अपना विस्तार है वहां अगर वो आपको चुनाव में फायदा करवा रहा है, ये सभी बातें उसमें
जुड़ गई है। हाँ, स्वामी जी शायद उन्होंने ये उल्लेख किया, मैं भी देख रहा था तो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा सोशल मीडिया में, और वो जगह यही टिप्पणी हो रही है कि ये मामला तो हरियाणा वर्सेस यूपी का है। अच्छा, बोले मतलब पहलवान है वो सब पंजाब वो हरियाणा में है, ज्यादातर हरियाणा में है, तो कुश्ती महासंघ में कैसे कोई यूपी का आदमी बैठेगा, तो ये लड़ाई तो उनकी है, इसमें और कोई मामला नहीं। कई ऐसी भी टिप्पणी मैंने देखी कि ब्रजभूषण है वो बाहुबली जरूर है, वो दागी है, वो दादागिरी कर लेंगे, लेकिन ऐसे मामले में नहीं पड़ेंगे, उनको लड़कियों के मामले में वो नहीं पड़ेंगे, वो तो सिर्फ बाहुबली है और अपना और मिजाज रखते, मतलब ना जाने क्या क्या बातें हो रही है। मतलब बात ये है कि जो असल इश्यू है वो कहीं और चला गया और पूरी बात को ऐसे मोड़ पे ले जाने की कोशिश कर रही है, तो हम तो सुन के या तो पढ़ के भौचक के रह जाते हैं। इसमें कहाँ यूपी और हरियाणा का मामला आ गया, इसमें कहाँ वो बाहुबली है लेकिन उसको और इस इश्यू में दिलचस्पी नहीं है, इस तरह की बातें चल रही है, वो बहुत शर्म की बात है। वैसे टेक्निकली देखें तो वो सिंपल सी बात है, अगर कोई पुलिस के पास जाता है तो पुलिस को तो एफआईआर करनी चाहिए, फिर एफआईआर करो, आपको ठीक लगे तहकीकात करो, फिर आपको लगे नहीं है तो आप बोलो इसमें आपकी जो फरियाद है वो ठीक नहीं है। यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगा, इवन हेट स्पीचेस के अंदर कोई पुलिस आके एफआईआर नहीं करती। सकल हिंदू समाज के ऊपर मैंने इतने एपिसोड किए, अभी मैंने 4-5 दिन पहले भी किया था, बड़ा एपिसोड था, 20-25 मिनट का मेरा सोलो था, उसमें सारे मैंने चीजें साक्ष्य बताए थे क्या हो रहा है, उन्होंने क्या कहा है। लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस दूसरी साइड में देखती है, एक भी नोट नहीं लिया गया, एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। और तब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना कहती है कि ये कैसा सिस्टम है कि जहां कोई नहीं आएगा तो भी आप उसका संज्ञान नहीं लेते हैं। अब कहा कि यहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। आप इस हद तक पहुंच गए कि आपको एफआईआर करनी ही नहीं है हेट स्पीच के बावजूद, और यहां तो बेटियों की एक सिंपल सी एफआईआर थी, वो कहां से दर्ज हो जाएगी सर? दिलीप भाई, बिल्कुल यही चिंता की बात है। अगर हर मामले में हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट और क्या करेंगे? हर ऐसे हालात में, हर ऐसे किस्से में हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का जज कहेंगे, तब जाके अगर एफआईआर होगी, तो जो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा पूरा तंत्र है, सरकारी तंत्र है, वो क्या, पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, उनकी जिम्मेवारी बनती है। कोई आके फरियाद करता है, आपको करनी चाहिए, फिर शायद वो साबित हो ना हो और कोई मामला जो भी हो, इतना भी नहीं हो रहा है, वो सबसे ज्यादा चिंता की बात है, और मामले को और दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है। ये भी हमने देखा, समझो बहुत मीडिया में अगर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो जाता था तो कई नेताओं का रिजाइन करवा दिया जाता था, या तो अगर मिनिस्टर है तो उनसे मिनिस्टरी ले ली जाती थी। हमने ये देखा है पिछले 2 दशकों में और कि ऐसा भी नहीं हो रहा है। आगे जितनी ज्यादा आप क्रिटिसिज्म करोगे, सरकार बिल्कुल अपने वो नेता के सामने कोई भी कार्यवाही नहीं करेंगे। वो कहेंगे आप जितनी ज्यादा क्रिटिसिज्म करो, इसका मतलब ये है जो अपराध करने वाले हैं, जो बाहुबली, वो जानते हैं कि हमारे जो नेता है वो हमारे सामने कार्यवाही नहीं करेंगे क्योंकि उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स है। सिचुएशन ये हद तक आके पहुंची है कि आपको अब न्याय के लिए या तो आप जंतर मंतर जाके बैठ जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट कहे, तब जाके आपके थोड़ा सा बहुत न्याय की उम्मीद बनती है। ये बहुत गंभीर मामला है। जैसे वो कह रहे हैं कि सिर्फ हरियाणा के लोगों ने ही मेरे खिलाफ फरियाद की है, बाकी राज्यों में से भी तो है पहलवान कुश्ती करने वाले, वो लोग तो कुछ नहीं कह रहे हैं। ये सभी बातें स्टेटमेंट करके या तो अपना बचाव करने के लिए नहीं है। आप ऐसी ही बात है तो आप क्यों एफआईआर नहीं करवाने देते? आपके सामने कार्यवाही होने दो, जो बात सच होगी वो साबित होगी, और आपको लगता है कि आपके सामने गलत बयानबाजी हो रही है और आपके सामने गलत फरियाद की रही है, तो अदालत वो भी देखेगी। अदालत तो ये भी देखती है। कुल मिला के मामला ये है कि जहां तक हेल्प ली जाती थी, ले जाती थी गुंडाओं की और माफियाओं की, वहां से आगे बढ़ के वो खुद इतने पॉलिटिक्स में सक्रिय हो गए कि हमारे लिए वो चिंता का मामला है। आपने हेड स्पीच की बात की, अब कर्नाटक में हमने देखा एक दिन एक पार्टी के एक नेता ने जहर फैलाया, दूसरे दिन दूसरी पार्टी के दूसरे नेता ने भी जहर फैला दिया। मतलब मामला सेटल हो गया आपस में। हम ये इतना संतोष करके बैठ जाएंगे कि आप
एक दूसरे के सामने जहर उगल लो, मामला सेटल कर लो। आप न तो आपको कोर्ट में जाना है, न सामने पार्टी को कोर्ट में जाना है। हम नागरिकों को तो सिर्फ तमाशा देखना है। किसी भी पार्टी, किसी भी नेता को डर लगना चाहिए कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मेरे सामने एफआईआर होगी, या तो कम से कम चुनाव आयोग है वो मेरे सामने कुछ ऐसा कदम उठाएगी कि मेरे लिए राजनीति करना मुश्किल हो जाए। हम गुजरात में बार-बार हमने कहा था कि गुजरात में पहली बार ऐसा लगा था जो लास्ट इलेक्शन हुआ कि चुनाव पंच जैसी कोई चीज है, उसकी कोई प्रेजेंस ही नहीं दिखाई दे रही है। वो थोड़ा-सा लैक्स हो, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा पूरा इंप्रेशन पड़ा कि चुनाव आयोग जैसी कोई चीज होती ही नहीं, और जैसे बाकी सरकारी काम होता है इस तरह गुजरात में इलेक्शन भी हो गया। इस तरह का, इस हद तक मामला गया था। हम वही शायद कर्नाटक में भी देख रहे हैं। कहने का तात्पर्य है, हम इस हद तक आप पहुंचे हैं कि अगर आप चुनाव में जीत जाते हैं, फिर आपके लिए बाकी कोई चीज है वो मैटर नहीं करती। आपका क्रिटिसिज्म हो, आपका एक्ट है उसको इमोरल कहा जाए, उसको अनैतिक कहा जाए, जो कहना है वो आप कह लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं रहा, कोई फर्क नहीं रहा। कुल मिला के अगर इलेक्शन में आपको वोट मिल गए, आप जीत गए, तो फिर बाकी मामले में आप क्या कहें, मतलब उसका आपकी सफाई हो जाती है। अगर आप विपक्ष में हैं, आपके सामने केस लगेंगे, आप सत्ताधारी पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए, आपके सामने जो भी कोई केसेस है वो या तो कम हो जाएंगे या तो उसको बक्से में रख दिया जाएगा। गुजरात में अभी एक युवा नेता का मामला चल रहा है, उन्होंने बहुत सारे पेपर लीक वगैरह का मामला उठाया है। वो कह रहे थे मुझे भी, अगर वो शायद बीजेपी में ज्वाइन हो गए होते तो उसके सामने केस नहीं होता, अब उसके सामने केस हो गया। अगर कोई पैसा लेके मामला दबाने की कोशिश करता है वो भी अपराध है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो करप्शन का मामला उजागर किया उसकी गंभीरता कम हो जाती है। तो इस तरह के हालात में हम जी रहे हैं, और हम तो बोलते हैं, कहते रहते, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिनेश जी, ऐसा लग रहा है कि फर्क ही नहीं पड़ता, उनको तो फायदा हो रहा है। जितना ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा फायदा होगा, चुनाव जीत जाएंगे और मामला वहां खत्म हो जाएगा। सही कहा।